दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और यूजीसी नेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में है, वो आपका उपयोगी है। आप देखते होंगे कि पृथ्वी की बाहरी भाग पर है बहुत तरह की है आपकी असमानता दिखाई देती है। वो सब किसका परिणाम है? पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग का परिणाम है। दूसरी चीज आती है कि अभी तक हमें देखिए, पृथ्वी की जानकारी के हमें स्रोत दो तरह से होते हैं, एक प्रत्यक्ष डायरेक्ट आपके, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कौन से हैं? जिन्हें हम खोज करके है अर्थात जहाँ तक खुदाई करके हम पहुँच सकते हैं। अर्थात अभी तक जो खुदाई हुई है वो आपकी खुदाई हुई है आपका जो दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ की जो सोने की खान है जोहान्सबर्ग में है, वहाँ आपकी अधिकतम खुदाई है 4 किलोमीटर तक हुई है। दूसरा है अधिकतम जो और खुदाई हुई है वो समुद्र वाले भागों में, और खासकर जहाँ पर ड्रिलिंग की गई है, जैसे कि आर्कटिक महासागर में कोला प्रायद्वीप में, वहाँ मैक्सिमम कितने तक 12 किलोमीटर गहराई में कोला प्रायद्वीप। स्थल वाले भागों में मैक्सिमम खुदाई है अभी तक, अर्थात ड्रिलिंग है वो आपकी कहाँ तक हुई है? खुदाई 4 किलोमीटर तक। अब हमें पृथ्वी की आंतरिक स्थिति के बारे में या आंतरिक जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? वो हमें प्राप्त होती है आपके अप्राकृतिक स्रोतों से या आपका अप्रत्यक्ष स्रोतों से। अब पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी स्रोतों को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं उन पर बात करते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के स्रोत, और जानकारी के स्रोत हैं वो 3 तरह के हैं। पहला है अप्राकृतिक आर्टिफिशियल सोर्सेज, दूसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत, और तीसरा है हमारा प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्सेज। पहला आता है अप्राकृतिक। आपका आर्टिफिशियल सोर्सेज में वो हमारे 3 होते हैं। 3 कौन से हैं आपके? पहला है तापमान, टेम्परेचर, दूसरा है दबाव आपका, प्रेशर, तीसरा है घनत्व, डेंसिटी। इसको भी हम नेचुरल सोर्सों को भी 3 भागों में बांट लेते हैं। उसमें हमारा ज्वालामुखी क्रियाएं, वोल्केनो इरप्शन, दूसरा है उल्कापात, और तीसरा है हमारा भूकंप विज्ञान के साक्ष्य। ये है आपके। पहला आता है टेम्परेचर। देखिए, पृथ्वी की जो आपका केंद्र है, रेडियस है, पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो है 6371 किलोमीटर। हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर। हम जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग की ओर जाते हैं वहां टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है एक रेडियो एक्टिव पदार्थों का पाए जाना, उनके विखंडन से उत्पन्न हुई ऊर्जा, और दूसरा है जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो आपका ऊपरी वाला भाग तो है
ठंडा हुआ, लेकिन अभी भी आंतरिक वाले भाग है अभी भी गर्म अवस्था में है। अर्थात दो स्रोत हैं उसके, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ और दूसरा है आपका जो अपशिष्ट ताप। अब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में अधिक है, इस कारण से पृथ्वी के ऊपरी वाले भाग में टेम्परेचर बढ़ने की दर अधिक है। हम जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 32 मीटर की गहराई पर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। लेकिन ये दर समान नहीं होती, हमने पहले बताया, क्योंकि ऊपरी वाले भाग में रेडियो एक्टिव पदार्थ अधिक पाए जाते हैं। आपका 100 किलोमीटर की गहराई पर टेम्परेचर बढ़ने की दर है आपकी 100 किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। लेकिन 101 से लेकर के 300 के मध्य में है टेम्परेचर जो बढ़ने की दर है आपकी 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है आपकी। और उसके बाद 300 के बाद 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात तापमान बढ़ने की दर है इतनी अधिक कि बाद में नहीं होती है। इससे पता लगाया जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्र का टेम्परेचर है वो हमारा 4300 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन जब आपको यह होगा कि इतना अधिक टेम्परेचर है तो पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग है वो पिघले हुए अवस्था में होना चाहिए। उसका भी कारण है कि दूसरा हमारा वो है हमारा दबाव, प्रेशर। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, आप दबाव है जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे दबाव आपका बढ़ता जाता है। जैसे आप कोई वेट लेकर के आप अपने पास ही रखिए, उसका दबाव इतना कम होगा, लेकिन जैसे उसको गहराई तक दाएंगे तो उसका प्रेशर है वो क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात ऊपरी वाले भाग से ये आपका इन चट्टानों का दबाव है निचली चट्टानों पर क्या होता जाता है, अधिक होता जाता है। दबाव भी अधिक है आपका, इस कारण से जो आपकी टेम्परेचर के कारण आपकी चट्टान है पिघली हुई होनी चाहिए, वो अधिक पिघल नहीं पाती हैं। साथ ही साथ है जब आपका दबाव अधिक होगा तो आपका डेंसिटी है वो आपका घनत्व होगा। हम उसका एग्जांपल इस तरह से ले लें, जैसे ये आपका कोई कपड़ा है, अगर इस पर दबाव नहीं डालेंगे तो डेंसिटी इसकी क्या है, कम है, लेकिन इस पर प्रेशर जैसे डालेंगे तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो तीसरा आपका घनत्व। घनत्व के संदर्भ में हम बात करते हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है 5.517 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। दूसरी चीज बताया कि पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग जो क्रस्ट है उसका जो आपका घनत्व है ऊपरी वाले भाग में 2.7, अर्थात उसको लगभग आपका 3 है। अब जब आपका ये है कि औसत आपका 5.5 है, ऊपरी वाले भाग का है 3 है, तो पृथ्वी की आंतरिक वाले भाग का जो घनत्व है वो क्या होगा, आपका अधिक होगा। ये था, अर्थात उसको बताया गया कि पृथ्वी का केंद्र घनत्व है 11 से 13 के मध्य है। नेक्स्ट आपका आता है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य। देखिए उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य क्या कहते हैं, इसमें हम अलग अलग विद्वान अलग अलग कहते हैं। जो प्लेनेटरी अर्थात ग्रहाणु परिकल्पना वाले हैं, जैसे कि चैम्बरलेन, मोल्टन है, वो कहते हैं कि पृथ्वी है आपके ठोस पदार्थों से निर्मित हुई है, तो उसका अंतरतम आंतरिक वाला भाग है वो आपका सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। लेकिन जो आपका लाप्लास है वो कहते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग है वो तरल अवस्था में आपका होना चाहिए। तो पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी साक्ष्य हैं वो आपका इस तरह की बात करते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोत, जो नेचुरल सोर्स हैं। नेचुरल सोर्सों में हम पहले लेते हैं ज्वालामुखी। आप कई बार देखते होंगे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो आपका ऊपर यहाँ पर लावा का, क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ऐसा लगता है मैग्मा चेम्बर है, उससे यहाँ लावा का विस्तार होता है, उससे ऐसा लगता है कि पृथ्वी का कोई ना कोई ऐसा आंतरिक वाला भाग है जो कि तरल अवस्था में है। अब हमें लावा का ये पता नहीं लग पाता है कि वो लावा कितनी गहराई से आपका आया है,
लेकिन हमारा प्राकृतिक स्रोत है कि पृथ्वी का एक परत जरूर ऐसी है जिसमें हमारा लिक्विड पदार्थ है वो आपका, अर्थात पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग कुछ गहराई तक है, वो कैसा है, तरल अवस्था में। नेक्स्ट है उल्कापात। देखिए उल्कापात, जब हमारे विभिन्न सारे ग्रह बने, प्लानेट बने और हमारे सौरमंडल में ही आपके कुछ उल्कापात पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, और जब वो आपके पृथ्वी के धरातल पर है गुरुत्वाकर्षण से, कुछ तो आपके जब आपके पृथ्वी वायुमंडल में आते हैं जो जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ आपके पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाते हैं। जब पहुंचते हैं तो ऊपरी वाला भाग नष्ट हो जाता है, लेकिन आंतरिक वाला भाग जो कि खनिज संरचना का बना हुआ है, जिससे ये पता लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग हमारा खनिजों का बना हुआ है, जिसकी घनत्व है वो क्या है, आपका अधिक है। कुछ प्रमाण और हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति। इसी में हम अप्रत्यक्ष के रूप में हम ले सकते हैं यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण। देखिए हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है और आपकी अगर एप्पल की तरह है, ध्रुवों पर चपटी है, और दूसरी तरफ है इक्वेटर पर है, कैसी है, आपकी चौड़ी है, अर्थात वहां पर उसकी चौड़ाई अधिक है। अब जो भाग केंद्र के जितने नजदीक होगा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही अधिक होगा। अब ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और उसका कारण क्या है कि कुछ ना कुछ आंतरिक वाले भाग में है अधिक घनत्व के पदार्थ आपके पाए जाते हैं, अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, ध्रुवों पर अधिक है, भूमध्य रेखा पर कम पाई जाती है। दूसरा और है कि चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय क्षेत्र, आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्रों में चुंबकीय अलग अलग क्षेत्र पाए जाते हैं। उसका भी कारण है, उससे भी पता लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग है वो अलग अलग संरचनाओं का बना हुआ है। अब जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है भूकंप विज्ञान के साथ, उस पर हम बात करते हैं। देखिए भूकंप, जिस स्थान पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे आपका भूकंप उत्पत्ति केंद्र अर्थात फोकस कहते हैं, और जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है उसे अधिकेंद्र एपीसेंटर कहते हैं। लेकिन जैसे ही भूकंप उत्पन्न होता है, और जब भूकंप उत्पन्न होता है तो वहां आपकी तरंगें उत्पन्न होती हैं, और दो तरह की तरंगें होती हैं। अगर हम प्राइमरी रूप से देखते हैं, प्राइमरी रूप से कौन कौन सी तरंग हैं, दो तरंग हैं, एक जिन्हें कहते हैं बॉडी वेव और दूसरे कहते हैं हम सरफेस वेव। तरंगें सामान्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं बॉडी वेव और दूसरी है सरफेस वेव। अर्थात इसे कहते हैं भूगर्भिक तरंगे और इसे कहते हैं धरातलीय। भूगर्भिक तरंगे दो प्रकार की होती हैं, इन्हें हम कहते हैं पी और एस। जब ये भूगर्भिक तरंगे, जब भूकंप आता है तो भूगर्भिक तरंगे उत्पन्न होती हैं, और ये विभिन्न दिशाओं में है आपका, जैसे ही आपकी क्योंकि तरंगों की आपकी स्थिति होती है ठोस में है, जितना अधिक घनत्व अधिक होगा वहाँ उसकी स्पीड उतनी अधिक होगी, जिसमें जहाँ पर इसकी जो आपकी परत हैं जिनकी संगठन है अर्थात घनत्व कम होगा उनकी गति कम होगी। अर्थात ये विभिन्न वाले भागों में है, स्पीड इनकी अलग अलग होगी, कहीं पर आपकी अधिक होगी, कहीं पर आपकी कम होगी। उसका कारण क्या है कि घनत्व अलग अलग। और जिससे पता लगता है कि पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग है वो अलग अलग पदार्थों का है। साथ ही साथ जब ये चलती हैं तो धरातलीय चट्टानों से
इंटरेक्शन करती हैं, संपर्क करती हैं और उसी से एक तरंग की उत्पत्ति होती है जिसे हम कहते हैं धरातलीय तरंगें, जिसको हम बाद में नाम दे देते हैं एल तरंगें। अब इनका भी अलग अलग आपके रूप होते हैं। पी तरंग, इनकी गति है वो सबसे अधिक होती है, ये ठोस और द्रव में आपकी चल सकती हैं। एस तरंग है तरल पदार्थ में नहीं जा सकती हैं और एल तरंग है धरातल वाले भाग में चलती है। दूसरी चीज है, हम इनको इस तरह से देख सकते हैं, पी तरंग अर्थात पी एस एल, पृथ्वी पर पहुंचने के आधार पर सबसे पहले कौन सी पहुंचती हैं? पी तरंगे, एस फिर एल। कारण क्या है? गति। कई बार पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में, गति के आधार पर बताइए, तो गति के आधार पर पी सबसे तीव्र, फिर एस, फिर एल तरंग चलती है। दूसरा है, ये तरंगे हैं तरंग की दिशा के समानांतर चलती हैं, इस कारण से इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं, आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जब लॉन्गिट्यूडनल आपके अगर समांतर चलेंगी इस तरह से, जब इस तरह से चलेंगी तो यहाँ पर संकुचन और फैलाव, संकुचन व फैलाव लाती हैं। ये तरंग है तरंग की दिशा के समकोण पर चलती हैं, अर्थात ऊपर नीचे चलती हैं। जब ऊपर नीचे चलती हैं तो बताइएगा, जब आप इस तरह से चलेंगी तो वहां पर गर्त और उभार, अर्थात ये उभार और गर्त, आपके उभार और गर्त बनाती हैं। दूसरी चीज है, इन्हें सेकेंडरी, क्योंकि इनके बाद पहुंचती है इस कारण से सेकेंडरी वेव कहते हैं। एल तरंगे हैं, ये सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं क्योंकि ये ऊपर नीचे सबसे ज्यादा है आपका डिस्ट्रैक्शन करती हैं तथा सबसे विनाशात्मक होती हैं। यदि आपसे कहा जाए विनाश के आधार पर तरंगे कैसे हैं, तो सबसे ज्यादा जो विनाश है एल तरंग करती है, उसके बाद एस, फिर आपका पी तरंग करती है। मेरे ख्याल से यह आपका क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी का जो आंतरिक वाला भाग है उसमें पी तरंग कहाँ पहुंचती हैं, एल तरंग कहाँ जाती हैं और एस तरंग है आपका कहाँ होती हैं, अर्थात उनका छाया क्षेत्र है वो क्या है। पहली चीज है शैडो जोन क्या है, उस पर हम बात करते हैं। ये हमारा अर्थ है। ये आपका आंतरिक कोर वाला भाग है। यहां से आपका हम उसमें दिखाना चाह रहे हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र और आपका एस तरंगों का छाया। सबसे पहले हम दिखाते हैं एस। एस तरंगे हैं, एस तरंगों का छाया क्षेत्र। एस तरंग है, अर्थात 103 डिग्री और इधर भी आपका 103 डिग्री। ये वाला भाग 103 से 103 के बीच में जहां पर एस तरंगे हैं लुप्त हो जाती हैं, अर्थात तरंगे नहीं चलती हैं, ये क्या है आपका पृथ्वी का कोर है आपका। अर्थात इससे पता लगता है क्योंकि एस तरंगों की ये विशेषता होती है कि ये आपके तरल पदार्थों में है, तरल वाले भाग में है, वो नहीं गुजर सकती, जिससे पता लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग है वो हमारा कैसा है, वो तरल अवस्था में है। दूसरा हम देखते हैं पी तरंगों का। आपका पी तरंग है, इसी में आपका दिखा देते हैं हम आपका पी तरंग। ये मेरे ख्याल से आपने देख लिया होगा।
पी तरंगों का छाया क्षेत्र। अब पी तरंगों का छाया क्षेत्र है वो कहां तक है? देखिए, ये पी तरंग आपकी, मैंने पहले बताया ठोस वाले भागों में है इनकी अधिक गति होती है, लेकिन तरल वाले भाग में आती हैं तो इनकी गति है वो क्या हो जाती है, आपकी गति है वो आपकी कम हो जाती है। अर्थात ये आपके कोर वाले भाग में आते ही हुए ये आपकी विस्थापित, अर्थात इनकी स्पीड है वो कैसी हो जाती है, आपकी स्पीड है वो आपकी कम हो जाती है। साथ ही साथ है ये इनका मार्ग भी परावर्तित हो जाता है। जैसे पी तरंग यहां से ये विक्षेपित हो जाती हैं, अर्थात ये 103 डिग्री से 145 डिग्री ये वाला भाग पी तरंगों का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र है वो आपका कहलाता है। छाया क्षेत्र शैडो रीजन है या शैडो जोन है वो आपका कहलाता है। शैडो जोन किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगे का प्रवेश है या किसी भूकंपीय तरंगों का प्रवेश नहीं होता है उसे छाया क्षेत्र कहते हैं। पी तरंगों का जो छाया क्षेत्र है वो छोटा है क्योंकि 103 से 145 डिग्री के मध्य है, जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 से 103 के मध्य है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को है विभिन्न विद्वानों ने आपका अलग बताया है। आपका स्वेस महोदय ने आपका अलग तरीका से बताया है, वांडरग्राफ ने आपका अलग तरीका से बताया है, और आपका जिसे हम आधुनिक मानते हैं जिसके बारे में सबसे ज़्यादा आपकी जो मान्यता प्राप्त है उसको हम अलग है वो आपको बताया जाता है। तो उन सारी चीज़ों पर है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वेस का वर्गीकरण। स्वेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्वेस महोदय ने है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए है 3 परतें बताई हैं। उसने बताया जो पृथ्वी का ऊपरी वाला भाग है ये वाला भाग जो कि विभिन्न सेडिमेंट से अवसाद से जमा हुआ है, और जो अवसाद से जमा हुआ है वो ही हमारा भूपटल है, क्रस्ट है। उसके बाद में है 3 परत हैं, वो कौन? इस ऊपरी वाले भाग को क्रस्ट है। इस क्रस्ट की मोटाई उन्होंने 50 किलोमीटर तथा इसमें घनत्व है 2.7 है वो आपका बताया। दूसरा भाग आपका जो इनके 3 भाग किए, अर्थात ये ऊपर वाला भाग है क्रस्ट है, इसके 3 इसके भाग किए हैं। इसे उन्होंने सियाल कहा, इसे सीमा कहा, इसे नीफे कहा। ऊपरी वाला भाग 50 किलोमीटर जिसे इन्होंने
क्रस्ट का नाम दिया, अर्थात भूपटल बताया, जो कि परतदार चट्टानों से आपका बना हुआ है, जिसकी मोटाई 50 किलोमीटर है। दूसरा है सियाल, जो कि दो पदार्थों से मिलकर के बना है, सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। अर्थात इसके पहला दो अक्षर, इसके दो पहले अक्षर, उसके आधार पर इसका नाम क्या रखा, आपका आपका सियाल रखा। इसका जो घनत्व है 2.9 है, और इसमें बताया कि इसमें क्षारीय पदार्थों की इसकी जो मोटाई है वो है 550 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक है। दूसरी बात है कि इसमें है जो आपके ग्रेनाइट चट्टानों से ही आपका बना हुआ है, जिसमें पोटेशियम है, आपका एल्यूमिनियम है, आपके Na है, उनकी मात्रा है आपकी अधिक है, और महाद्वीपों की रचना बताया इन्होंने कि सियाल से हुई है। नेक्स्ट है सीमा, जो कि इसमें इन्होंने बताया जो उत्पत्ति है महाद्वीपों की इसी से हुई है, दो परतों से, सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अर्थात दोनों अक्षर SI और MAG, इनसे मिलकर के आपका इसकी बनी है। और जो कि आपकी आग्नेय चट्टान ये कौन सी थी, बेसाल्ट, ये किससे बनी है, आपकी आग्नेय चट्टानों से आप करके मिल करके बनी है। इसका जो घनत्व है वो आपका 2.9 से लेकर के, इसमें घनत्व है कितना है 2.9 से लेकर के 4.7। तीसरा है अंतरतम वाला भाग, जिसे नीफे कहा गया है, जिसमें निकिल प्लस फेरस अर्थात इसको हम इस तरह से ले लें, निकिल प्लस फेरस, जो कि अधिक घनत्व वाले पदार्थों से बना है। इसके केंद्र का घनत्व है वो 11 है, जो कि पृथ्वी के इसका जो विस्तार है पृथ्वी का भूगर्भ तक है। अर्थात इसमें लोहे और सिलिकेट जैसे, या आपका ये कहें लोहा और आपका निकेल है, अधिक घनत्व के पदार्थ पाए जाते हैं, जिससे इसका जो आंतरिक वाला भाग है वो कैसा है, कठोर है। ये था हमारा किसका, स्वेस के अनुसार। अब मैंने उसके बाद में बताया कि बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, जिसमें डॉली का भी मत है। डॉली ने है 3 परतें बताई। उसके बाद जेफरीज ने भी अपना विचार दिया। उसके बाद हम बात करते हैं आधुनिक, जो रिसेंट व्यू क्या है, आधुनिक संकल्पना क्या है, या जिसको जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है मान्यता प्राप्त है। या हम इसको कह सकते हैं आधुनिक विचार, रिसेंट व्यू। इसी वाले भाग से है हमारे बहुत सारे सवाल हैं आपके बनते हैं। कौन कौन से हैं उन पर हम आपका बात करते हैं। इसने भी 3 परत बताई, 3 परत हैं, कौन सी हैं आपकी, उन पर है, एक एक पर है। हम डायग्राम के माध्यम से, पहले आपका डायग्राम है बनाते हैं, उस पर फिर बात करते हैं। इसका जो विचार है या जो आधुनिक संकल्पना है वो आपका IUGG के अनुसार है, अर्थात इंटरनेशनल
यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स जो संस्था है उसके आधार पर है। इसको इस तरह से ले सकते हैं। ये पृथ्वी का केंद्र तक है, इसकी दूरी है 6371 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी के रेडियस तक है। ये रेडियस है, पृथ्वी का केंद्र है। दूसरा है ये वाला भाग, इस तरह से है। ये स्थल वाला भाग है, क्रस्ट है। इसे हम कहते हैं सतह वाला भाग, अर्थात सागर वाला भाग है। दूसरी चीज है, इसका हमने बताया केंद्र कितना है आपका 6371। इसे सबसे ऊपरी वाले भाग को क्रस्ट कहा गया। क्रस्ट जिसकी मोटाई आप देखेंगे महासागर वाले भागों में है, जैसे कि एनसीईआरटी कहती है 5 किलोमीटर तक है, लेकिन आपका सामान्य अध्ययन कहता है कि 5 से 10 किलोमीटर तक पाई जाती है मोटाई। लेकिन स्थल वाले भागों में है, इसकी मोटाई है 30, कहीं 50, 100 किलोमीटर तक पाई जाती है। अर्थात क्रस्ट वाला भाग है हमारा 33 किलोमीटर, कहीं 30 किलोमीटर मिल जाएगा आपका। इसकी मोटाई है वो आपकी कितनी होती है 33 किलोमीटर होती है। दूसरी चीज है इस क्रस्ट के भी, चलो बाद में बात करते हैं, पहले दूसरा है आपका ये क्रस्ट हुआ। दूसरा भाग है ये आपका, इसे कहते हैं हम मेंटल। और इसे कहते हैं हम इस वाले भाग को कोर। अब विभाजन करने का आधार क्या है कि इनके बीच में घनत्व का अंतर पाया जाता है। जब घनत्व का अंतर पाया जाएगा तो उसके आधार पर इनको नामकरण किया जाएगा कि जैसे सबसे पहले ये जो क्रस्ट वाला भाग है, इस क्रस्ट में क्रस्ट वाले भाग का जो घनत्व है आपका ऊपरी क्रस्ट का है 2.8 और निचले क्रस्ट का है 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर पाया जाता है। दूसरी चीज कि यहां पर इस क्रस्ट और इसके बीच में है, ऊपरी मेंटल के बीच में है, एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असममितता पाई जाती है, जिसकी खोज है 1909 में है, 1919 में है। ये मोरोविक ने की। इस कारण से इसे मोह असमता कहते हैं। असमता जहाँ चट्टानों में घनत्व है, घनत्व संबंधी भिन्नता पाई जाती है। जब घनत्व में भिन्नता होगी तो चट्टानों की संरचना में भिन्नता होगी। अर्थात यहाँ वाले भाग पर है कौन सी पाई जाती है मोह असमता। मोह असमता पाई जाती है। मेंटल का विस्तार यहां से लेकर के 2900 किलोमीटर तक है। अब यहां पर भी आपका मेंटल और कोर के मध्य यहां भी आपकी भिन्नता है वो आपकी पाई जाती है। अब भिन्नता है वो कौन सी है, जिसे हम गुटेनबर्ग, इसे हम कहते हैं गुटेनबर्ग। ये असमता है। ये आपका मेजर प्लेट हो गई, ये आपका कोर, मेंटल, क्रस्ट। दूसरी चीज है कोर के भी दो भाग हैं आपके,
यहाँ है 5150 किलोमीटर, 5150 किलोमीटर, जहां पर इसको कहते हैं आउटर कोर। आउटर कोर, इसे कहते हैं इनर कोर, अर्थात आंतरिक कोर और बाह्य कोर। इनके बीच में भी असमानता है, क्योंकि वहां पर भी घनत्व में भिन्नता है, जिसे हम कहते हैं लीहमैन असममिता। एक चीज ध्यान रखिए, गुटेनबर्ग को बिचार्ड भी कहते हैं, बिचार्ड असममिता भी कहा जाता है, अर्थात दूसरा नाम ये है इसका बिचार्ड। कितनी असमता हुई आपकी? मुह असमता, गुटेनबर्ग असमता, आपकी लीहमैन असममिता। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो असममिता है, मैंने पहले बताया उसका कारण क्या है, घनत्व में अंतर। अब दूसरी चीज है क्रस्ट। क्रस्ट के भी ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट, इनमें घनत्व में भिन्नता है। ऊपरी वाले भाग में घनत्व है 2.8 और उसके बाद निचले आपके जो क्रस्ट है उसमें भी घनत्व है वो आपका 3 है। तो वहां भी एक असमता है वो बनती है, और जो असमता वो बनती है और उसे है उसका नाम दिया गया है कोनार्ड असमता। वो किस किस के बीच में है? ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य में। इसे कहा जाता है कोनार्ड असमता। अब दूसरी चीज, पृथ्वी का केंद्र का अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं तो 11 से 13 के बीच में है, लेकिन केंद्र का जो डेंसिटी माना जाता है वो 13.6 माना जाता है। दूसरा है, अर्थात केंद्र का कितना है? 11 से आपका 13 के मध्य में है। मध्य वाले भाग का हम बात करते हैं, यहीं से ही आपका एक और है आपका कि यहां पर जब बाद में है, पहले इस मेंटल वाले भाग को भी दो ही इसके भाग किए गए, जिसमें ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल, लेकिन बाद में है इसके 3 भाग किए गए। अब वो कितने कितने गहराई तक हैं आपके, अर्थात ये 700 किलोमीटर पर, इसको कहा गया आपका निचला मेंटल, इसे कहा गया ऊपरी मेंटल। और यहां पर जो असममिता हुई उस असममिता को है वो रेप्टी नाम दे दिया गया, रेप्टी असममिता। तो ये 5 प्रकार की असममिता हुई। सबसे पहले कोनार्ड, जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के मध्य। दूसरी है मोह असममिता, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। फिर है रेप्टी, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल अर्थात 700 किलोमीटर के मध्य। उसके बाद में है गुटेनबर्ग या बिचार्ड, जो कि है आपका मेंटल अर्थात निचला मेंटल और ऊपरी कोर। और उसके बाद लीहमैन असममिता, जो आउटर कोर और इनर कोर के मध्य में स्थित है। दूसरी चीज हम और चलते हैं कि जब एक और एरिया पाया जाता है जिसे हम कहते हैं 100 से 200 के मध्य, इसे कहते हैं प्लास्टिक दुर्बल मंडल, अर्थात प्लास्टिक जो कि कैसा है आपका? अर्ध तरल अवस्था में है। अर्ध तरल अवस्था में। पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग है ये सॉलिड ठोस है, और ये वाला भाग तरल अवस्था में। प्लास्टिक दुर्बल मंडल क्या है? 100 से 200 किलोमीटर की गहराई वाला भाग जो कि तरल अवस्था में है, जो हमारा
प्लेट मूवमेंट होती हैं, जब जब ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं, तो यहीं से मैग्मा का जो विस्तार है अर्थात मैग्मा का प्रवाह है ऊपर वाले भाग में होती हैं। ज्वालामुखी क्रियाओं का आधार यही प्लास्टिक द्रवण मंडल है, जिससे पता लगता है कि पृथ्वी का आंतरिक वाला भाग वो कैसा है, तरल है। लेकिन तरल कौन सा है? ये है हमारा जो ऊपरी मेंटल का 100 से 200 किलोमीटर वाला एरिया। दूसरा हमारा भाग है, कौन सा तरल है? वो है आउटर कोर, जो कि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर 5150 किलोमीटर के मध्य में है। ये था हमारा जो आधुनिक जो विचार है, जो आपका किसने दिया है? IUCN ने दिया है, अर्थात इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आपका जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है, आपका ब्रुसेल्स में है। उन्होंने है ये आपका दिया, और जो कि आज के समय है इसको मान्यता है वो आपकी प्राप्त है। ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना संबंधी विचार। एक चीज और है कि जो आपका ऊपरी मेंटल है, बाद में मैंने बताया कि 3 भाग इसके किए गए। 3 इसके कौन कौन से किए हैं मेंटल के? एक एक हम और आपका अलग अलग कर देते हैं, कहीं किसी को दिक्कत ना हो। क्रस्ट के कितने किए? 33 किलोमीटर, जिसके 2 भाग किए, ऊपरी क्रस्ट और दूसरा है निचला क्रस्ट। फिर दूसरा आता है मेंटल के भी पहले 3 भाग, आपके बाद में पहले 2 भाग किए, उसके बाद 3 भाग किए। पहला है 100 से लेकर के 200 किलोमीटर तक का। दूसरा है 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर, जिसे अपर आपका मेंटल कहा गया। तीसरा है 700 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक, जिसे लोअर मेंटल कहा गया। तीसरा है जिसे हम कोर कहते हैं। कोर के 2 भाग हैं, ऊपरी कोर जो कि 29 से लेकर के 5150 किलोमीटर तक, और दूसरा है निचला कोर जो कि 5150 से लेकर के 6371 किलोमीटर है। एक और है, इसमें बताया गया कि ऊपरी वाला भाग है जो क्रस्ट है वो सबसे सॉलिड अवस्था में है, लेकिन घनत्व है उसका कम है, 2.7 है। लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक वाले भाग की ओर जाते हैं हमारा घनत्व है वो बढ़ता जाता है। कारण क्या है? दबाव, ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ और देखेंगे कि आपका ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, संरचना अलग अलग है, तो आपकी जो उनमें संरचना अलग अलग है, तो आपकी जो चट्टान है उनकी संरचना है वो कैसी पाई जाएंगी? अलग अलग पाई जाएंगी। एक और आपका सर्वे आया कि जो वाला भाग, जैसे मान लीजिए ये है आपका, ये ठोस है और ये आपका तरल है। जब पृथ्वी रोटेट होगी, मूवमेंट करेगी, तो इनकी अलग अलग डिफरेंस मोशन होंगे। इसकी स्पीड अधिक होगी, इसकी स्पीड कम होगी, और इनके कारण है आपकी ऊर्जा उत्पन्न होगी, और जो ऊर्जा उत्पन्न होगी वो बाहर निकलेगी, और निकलने के बाद सूर्य से आने वाली कॉस्मिक रेज यहाँ पर भी, और ये मेंटल के पास 2900 किलोमीटर, यहाँ से निकलने वाली जो रेज आपके अंदर से निकलती हैं कॉस्मिक किरणों को है परावर्तित कर देती हैं, जिससे पृथ्वी पर जीवन यापन है अर्थात मनुष्य का जीवन संभव हो पाया है। उसका रीजन क्या है कि इन पृथ्वी के जो आंतरिक वाला भाग है उन भागों की अलग अलग संरचना का पाया जाना, जिससे उनके डिफरेंस मोशन होना। डिफरेंट मोशन जब होंगे तो उनकी गति अलग अलग होगी, जब गति अलग होगी तो ऊर्जा उत्पन्न होगी। एक चीज और है, जब ऊपरी वाले भाग में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है डिफरेंस मोशन के कारण है, उसी से हम जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होती है? जो आपका ये प्लास्टिक द्रवण मंडल है, इससे आपका ऊपर की तरफ मैग्मा आता है
और जब मैग्मा आने के बाद है आपके ऊपरी वाले भाग में जल है, उसको किस में परिवर्तित करेगा? वेपर में, वाष्प में परिवर्तित करेगा। और जो वाष्प में परिवर्तित करेगा वो कहाँ आएगा? तीव्रता से ऊपरी वाले भाग में है, जिसे हम जो थर्मल एनर्जी के रूप में है उत्पादित करते हैं। ये था आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना। कैसा लगा आपको? आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।